नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 दिन से डेली करंट अफेयर की क्लास में मैं आपको बता रहा था कि अपन एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। उसी कड़ी में आज अपन पहला सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा इन 500 क्वेश्चन को सीरियस होकर देख लेता है, उसके बाद अगर वो यूपीएससी सीएससी का भी पेपर देता है तो इससे बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। लगने को ये 500 क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को अपन इतना डिटेल में जानेंगे कि लास्ट में अगर आप केवल क्वेश्चन के काउंटिंग में भी लग जाओगे तो आपको लगेगा 5000 से ज्यादा क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं। और इतने क्वेश्चन पॉलिटी में अगर कोई पढ़ लेता है तो पॉलिटी ऑटोमेटिक पूरी कवर हो जाती है। इसलिए अपन प्रत्येक चीज को बड़े डिटेल में जानेंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्ले स्टोर पे जाना और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना एप्लीकेशन है, कुछ इस प्रकार का लोगो रहेगा उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो इस क्लास की पीडीएफ, जो डिटेल पीडीएफ है वहां पर मिलेगी। एक बार ये क्लास देख लो, उसके बाद उस पीडीएफ को देख लो, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी, तो आप डिटेल पीडीएफ भी वहां से ले सकते हो। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत परिषद अधिनियम कब आया? भारत के अंदर भारत परिषद अधिनियम है वो कब आया था, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है 1909। 1909 के अंदर भारत परिषद अधिनियम आया था। इस अधिनियम को अपन मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आई होगी, सर इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? उसके पीछे एक रीजन ये है कि जिस समय 1909 के अंदर भारत परिषद अधिनियम आया था, उस समय लॉर्ड मार्ले थे, वो इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे, और उसी समय लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वॉइसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर, इनके नाम से, एक के नाम से तो मार्ले लिया गया, एक के नाम से मिंटो लिया गया, और इसको मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम की जगह ये भी लिखा सकता है मार्ले मिंटो सुधार है वो कब आया था, 1909 के अंदर आया था। इसका नामकरण कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया है कि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वॉइसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी अधिनियम जब आता है तो क्या प्रावधान लेके आता है, आजकल एग्जाम में वो पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। एक तो जो मुस्लिम थे उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, यानी उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो थे, उनको सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो सांप्रदायिकता थी उसको वैधानिकता प्रदान करने का काम किया था। इसी के चलते लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, और एक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी इस अधिनियम ने। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 के अंदर, उसके अंदर टोटल धाराओं की संख्या पूछी गई है, उसमें टोटल 321 धाराएं थी। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन अगली स्लाइड के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सारी चीजें डिटेल में जान लेते हैं। क्या क्या था इसके अंदर, देखो ये सारी चीजें थी भाई इसमें, इसको याद करना है स्लाइड को, ठीक है। और ये स्लाइड कहां पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने एप्लीकेशन पे। तो इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो एक ऐसा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लो। उसके पास में बेल का आइकन है, उसको दबा लेना, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए ये तो है हमेशा चलने वाला कंटेंट। इसके अलावा क्या है, करंट अफेयर। डेली के डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास भी होती है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी पीडीएफ भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती है। तो बेल वाला आइकन दबा लोगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बात करें अपन भारत शासन अधिनियम 1935 की, उसमें टोटल मैंने बताई थी 321 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 321 धाराएं हैं, और 10 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी, संविधान संशोधन के बाद में कितनी थी, वो तो एग्जाम में पूछी ही जाती है। लेकिन जब उसको लगता है ना कि कुछ अलग पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 थी उसमें कितनी धाराएं थी, 321 धाराएं थी। कितनी अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक है। संघ सूची पर कानून संघ बना सकता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। उसी प्रकार संघीय सूची रखी गई थी, उसके अंदर 59 सब्जेक्ट रखे गए थे, 59 विषय रखे गए थे। 59 ऐसे विषय रखे गए जिनको बोला गया कि ये संघ सूची के अंदर आएंगे। उसके अलावा एक राज्य सूची बनाई गई जिसमें 54 विषय रखे गए। एक समवर्ती सूची बनाई गई जिसमें दोनों राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं, उसके अंदर
36 विषय रखे गए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन रखी गई है, जो अवशिष्ट शक्तियां थी उसको वॉइसराय को दे दी गई। इसके अलावा जो शक्तियां बचती हैं, जैसे 59 विषय हैं वो संघ सूची में रख दिए गए, राज्य सूची में 54 विषय, 36 विषय संवत्ति सूची में रख दिए गए। उसके अलावा जो विषय बचते हैं उनको वॉइसराय को दे दिया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों के अंदर जो द्वैत शासन की प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया था। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रांतों के अंदर तो जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था, केंद्र के अंदर द्वैत शासन प्रणाली को शुरू कर दिया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके अलावा इसने केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी कर दी गई। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लोक सेवा आयोग है, राज्य के लिए राज्य सेवा आयोग है, और इसमें एक अपने विशेष प्रावधान अपन पढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सेवा आयोग भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन ज्वाइंट पब्लिक कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से आया था। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्या की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर होता है, और उसको लेकर एक मैंने फैक्ट पढ़ाया था करंट के अंदर, मैंने आपको बताया था भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट से रिलेटेड चीजें हैं पॉलिटी के अंदर। ठीक है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 के अंदर। संघीय न्यायालय की स्थापना किस कानून के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए गए। यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था उसके अंदर मत का अधिकार तो दिया गया, लेकिन सीमित दिया गया। किसके आधार पर? कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर ही मत का अधिकार दिया गया था। ये सारी चीजें थी भारत शासन अधिनियम 1935। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे बाहर कुछ पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम में? नहीं पूछा जा सकता है। अब ये एक क्वेश्चन कैसे मान रहे हो? इसके अंदर हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। अपनी जो श्रृंखला चलेगी वो इसी प्रकार चलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन को अपन बड़ी डिटेल के साथ जानेंगे। उसको पढ़ लिया तो कोई फैक्ट पीछे नहीं बचेगा। इसकी पीडीएफ को आप पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने रखा था? भाई, भारत के अंदर अपन संविधान बनाएंगे, उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये विचार सबसे पहले किसने रखा था 1934 के अंदर? ये आपसे पूछा गया है। वो रखा था एमएन रॉय ने। किसने रखा था? एमएन रॉय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर है। अब इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, एक एक चीज को आप ध्यान से पढ़िए। भारत में संविधान सभा के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। इस विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर संविधान सभा के गठन का विचार नहीं मिलता है। इसके अंदर ये विचार मिलता है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसका गठन करना है कि नहीं है। केवल एक ब्रीफ में थोड़ी छोटी सी चीज मिलती है, और उसका उल्लेख 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्मित स्वराज विधेयक के अंदर मिलता है। और इस विधेयक को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1934 के अंदर संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले देते हैं एमएन रॉय। कौन देते हैं? एमएन रॉय देते हैं। इसके आगे अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेना, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की थी। 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कैसे आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 के अंदर किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। भारत की संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित अथवा पूर्णतः मनोनयन निकाय नहीं है। इस लाइन में ऐसा कहना चाहता है, जो भारतीय संविधान सभा बनी थी वो ना तो पूर्णतः मनोनीत है और ना ही पूर्णतः निर्वाचित है। फिर क्या माजरा है? माजरा इस प्रकार है, आंशिक रूप से चुनी हुई है और आंशिक रूप से नामांकित है। कैसे? भारतीय संविधान सभा के कुछ सदस्य, जिसमें 296 सदस्य तो निर्वाचित है, कुछ सदस्य यानी 93 सदस्य मनोनीत है। तो भारत की जो संविधान सभा थी वो ना तो पूर्ण रूप से निर्वाचित थी और ना ही पूर्ण रूप से मनोनीत थी। क्यों नहीं थी? उसका रीजन साफ साफ लिखा है। 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य मनोनीत थे। तो उसको अपन एक तरफ नहीं रख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था या मनोनयन हुआ था। संविधान सभा के निर्वाचन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का निर्वाचन कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी ने वोट नहीं दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए किस भूमिका में नियुक्त किया गया?
भाई जो BN राव थे वो संविधान सभा बनी थी, उसके अंदर क्या काम करते थे, उनकी नियुक्ति क्या थी, क्या डेजिग्नेशन थी उनकी, तो वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, संविधान सभा के अंदर एक प्रारूप समिति बनी थी। ठीक है, पहले प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके सदस्यों की बात करते हैं। अब देखो, संविधान का पहला जो प्रारूप था वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के नेतृत्व में अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था, और इस प्रारूप में 240 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर लिखी हुई प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने भी सोर्स थे उन सब सोर्स में से जो क्रीम चीजें थी वो मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। संविधान सभा के अंदर जो संविधान का पहला प्रारूप है वो किसने रखा था, संवैधानिक सलाहकार BN राव के नेतृत्व में अक्टूबर 1947 के अंदर तैयार किया गया था। इस प्रारूप के अंदर 240 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रारूप पर विचार कर संविधान सभा ने व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रारूप तैयार करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा ने प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रारूप समिति आप में से हर कोई पढ़ता, आप पढ़ते हो, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन यह पूछा जाएगा प्रारूप समिति को बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था, सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। ठीक है, उसके बाद में कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो सत्यनारायण सिन्हा के प्रारूप पर हुआ। किस लिए हुआ था, क्योंकि संविधान का जो पहला प्रारूप आया था जिसके अंदर 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, उस प्रारूप को व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। कब, 29 अगस्त को। फिर 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक होती है और उसके अंदर सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, सभापति चुन लिया जाता है। अब बात यह आती है कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, एग्जाम में तो ये पूछा जाता है सर। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि समिति के अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव, इन्होंने BL मित्तल की जगह ली थी क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था, और TT कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 के अंदर DP खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। पहले DP खेतान थे इनकी जगह, फिर 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह TT कृष्णमाचारी को चुन लिया गया। वैसे ही ऊपर की घटना है, एन माधव राव है वो बाद में आए थे क्योंकि BL मित्तर पहले यहाँ पर थे, लेकिन वो कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो उनकी जगह फिर एन माधव राव को लाया गया। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और डॉक्टर BR अंबेडकर थे जो कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्यों गठन में आई वो मैंने पहले पृष्ठभूमि बताई। भाई सबसे पहले एक संवैधानिक सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार बनाया गया BN राव को, फिर उन्होंने एक खाका रखा, फिर उसको सही सिस्टमेटिक तरीके से उसको सही करने के लिए किसने, सिन्हा साहब ने बोला कि इसको थोड़ा ठीक करो, ये ठीक नहीं है, तो फिर सत्यनारायण साहब ने बोला कि एक समिति बनाते हैं, प्रारूप समिति। फिर 29 तारीख को प्रारूप समिति बनाई जाती है, 30 तारीख को उसका अध्यक्ष चुना जाता है और उसके अंदर ये सदस्य चुने जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, और अगर समझ में आ रही है तो फिर मजे लो, इसकी पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन का संविधान किस अवधारणा पर आधारित है। भाई जो ब्रिटेन का संविधान है वो किस अवधारणा पर आधारित है। सर ये क्यों सवाल आया, अपन तो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन का संविधान क्यों। इसके रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो मतलब प्रत्येक एग्जाम के अंदर वहां से एक क्वेश्चन आता है। क्या है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो विधि का शासन है। वहां पर ब्रिटेन में धार्मिक कानून नहीं है, नैतिक सिद्धांत नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, विधि का शासन है ब्रिटेन के अंदर। भारत में तो सर विधि का शासन है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं जो भारत में विधि का शासन है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में ज्यादातर प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इसीलिए मैं अगली स्लाइड पर सारी चीजें आपके लिए सिस्टमेटिक लेके आया हूं। देखिए ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है, तो संसदीय शासन की व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, विधि का शासन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, एकल नागरिकता आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकता का जो कंसेप्ट है वो अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा संसदीय शासन प्रणाली अपन ने कहां से ली है, विधि का शासन कहां से लिया है, विधायी प्रक्रिया अपन ने कहां से ली है, एकल नागरिकता का कंसेप्ट अपन ने कहां से लिया है। तो ये सारी चीजें अपन ने ब्रिटेन के संविधान से
ली है। उसी प्रकार अपन ने आयरलैंड के संविधान से भी कुछ चीजें ली हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आयरलैंड के सिद्धांत संविधान से अपन ने डीपीडीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल मत संक्रमणीय पद्धति से होता है। वो पद्धति अपन ने कहाँ से ली है? वो ली है अपन ने आयरलैंड के सिद्धांत से। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा सदस्य होंगे उनके सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, उसका जो प्रावधान है अपन ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने अपन ने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगा लेना। मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपको पता होना चाहिए, भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो किसकी देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अपन ने वहां से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद है, अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ है भारत के उपराष्ट्रपति, तो उनके जो पद का उल्लेख है वो अपन ने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, कोलेजियम पद्धति से उनको हटाते हैं, तो उनके हटाने का प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस क्लास में ये अपन जानेंगे संविधान में संशोधन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपन ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वो अपन ने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। देखिए, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच है जिसको आप बार बार गलत करते हो। ग्लिच क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर आपसे पूछ ले तो वो तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। वहीं अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। नामांकन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। निर्वाचन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इन दोनों के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे बार बार गलत करते हैं। टीचर का काम क्या होता है? एक तो प्रत्येक चीज को समझाए, और जहां बच्चा गलती कर सकता है पहले उसको बता दे कि गलती ना करें, क्योंकि आप गलती करके आओगे फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो? केवल पछतावा ये बचता है, उससे कुछ होता नहीं। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना है आपको। क्लास आपको बोरिंग लग रही होगी, मैं कोशिश करूंगा इसको लाइव भी करने की। अपन एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड की जगह मैं लाइव दूं, कोशिश कर रहा हूं मैं उसकी भी। 1-2 दिन के अंदर थोड़ा इंटरनेट इश्यू आ रहा है, वो सही हो जाए, उसके बाद अपन इसको लाइव भी करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी तमाम बातें करेंगे, आपके जो भी सवाल हैं। और बाकी बोरिंग लग रही है तो क्या ही करूं बताओ। इसमें सर बीच बीच में रील डाल दिया करो, एक क्वेश्चन के बाद एक रील दिखा दिया करो, वो थोड़ी रील का हमारा जुनून है। उसके बाद एक क्वेश्चन करवा दिया करो, फिर वापस एक रील दिखा दिया करो। ऐसा नहीं यार, अपन को ये 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं पॉलिटी के, उसके बाद वो सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करवाने हैं आपको बारी बारी से, ठीक है। रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीविपर्स और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है उसके द्वारा रियासतों के जो पहले शासक हुआ करते थे, भारत देखो आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद भी जो राजा थे यहाँ के उनको कुछ वेतन भत्ते मिलते थे, सीधी सीधी इसका मतलब यही है। प्रीवर्स और कुछ विशेषाधिकार दिए जाते थे, उनको किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया। अब कुछ ये जो 4 संविधान संशोधन लिखे गए हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, तो अपन चारों को देख लेते हैं कौन से संविधान संशोधन में कौन सी बात लिखी गई है। देखिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था? इसके अंदर यह प्रावधान किया गया था कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह शक्ति होगी कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, और यह शक्ति इस हद तक होगी कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो आपको इससे एग्जाम में यह पूछा जाएगा, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दी गई थी। इसके आगे 25वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1971 में आया था। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर यह कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? मूल अधिकारों से ऊपर किसको रखा गया? डीपीडीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। ये किस में प्रावधान है? यह अनुच्छेद संविधान के संशोधन 25वें संशोधन के अंदर है। क्या लिखा है? 25वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 39B(c) के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब यही है, ऐसा कोई कानून बना दे सरकार जिससे कि डीपीडीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य पूरा हो रहा है,
तो आप इस हिसाब से उसको चुनौती नहीं दे सकते हो कि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। इसके आगे 31वां संशोधन अधिनियम 1972 में आया था। इसके अंदर लोकसभा की सीटें थी वो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई थी। किसमें, कौन से संविधान संशोधन में, तो 31वें संविधान संशोधन के अंदर, जो कि 1972 के अंदर आया था। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आज का, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर संविधान के बारे में कुछ कथन लिखा होता है, आपसे पूछा जाता है यह कथन किसने कहा है। पहले इस कथन को एक बार ठीक से पढ़ते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ऐसा बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है। अब संविधान को लेकर कुछ प्रमुख स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था, संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, यह कथन किसका है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसके अलावा यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। यह किसने बोला था, यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। राजेंद्र प्रसाद जी के क्या विचार थे, यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार है तो वे एक बुरे संविधान को भी उत्तम संविधान बना सकते हैं, और यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो वो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा। उनका कहने का मतलब था राजेंद्र प्रसाद जी का कि अगर लोग अच्छे हैं, लोग नैतिक हैं, लोग ईमानदार हैं, अगर संविधान बुरा है तो भी वो अच्छा बन जाएगा। ये स्टेटमेंट काफी खबरों में रहता है। हनुमंतैया ने क्या बोला था, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे लेकिन यहाँ हमें एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। इसका मतलब, उनका ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये था कि अपना संविधान है उदार का संविधान है, अपन ने अलग अलग जगह से संविधान को उठाया ना कि बनाया है। उस पर उन्होंने बोला था कि हम तो वीणा या सितार का आवाज सुनना चाहते थे लेकिन हमको एक इंग्लिश बैंड की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसने बोला था, हनुमंतैया ने बोला था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था। इसको पारित करने के बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या प्रावधान थे। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज 6 ने शाही स्वीकृति मिली। ठीक है, तो ये दो अलग अलग डेट आपको ध्यान रखनी है। 5 जुलाई को तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज 6, उनसे सहमति मिली थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज से सत्ता को भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र राज्यों को हस्तांतरित करना। यानी जो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 आया था उसके अंदर यही चीजें थी कि भाई भारत और पाकिस्तान को दो अलग देश बना दिया जाए और वहां से ब्रिटिश राज को हटा दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने देश को चलाएं। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। आपसे ये पूछा जाता है भारत पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना थी वो किसने पेश की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश की थी। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया गया। पहले एक ही था लेकिन माउंटबेटन ने फिर एक योजना लाया माउंटबेटन और दो अलग अलग देश बना दिया। इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जो अभी वर्तमान के अंदर आपको पता होना चाहिए कब, 5 जुलाई 1947, 3 जून 1947, उससे पहले संविधान सभा तो कार्यरत थी, अपना संविधान बना रहे थे भारत वाले। तो उन्होंने बोला कि जो ये अभी वर्तमान में संविधान सभा चल रही है वो तो भारत का संविधान बनाएगी, पाकिस्तान अपनी एक नई संविधान सभा का गठन करे और अपने हिसाब से नया संविधान बनाए। ये किस में लिखे थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये चीजें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जिसको लोहे पुरुष के नाम से अपन जानते हैं सरदार पटेल जी को। वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा बनाई गई थी तो उसके अंदर अलग अलग समितियां बनाई गई थी और उन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे और वो अध्यक्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने इतनी देर क्लास के अंदर टाइम वेस्ट किया है तो आपको एक चीज का पता तो आपको लग ही गया होगा कि मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्रीम वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, प्रारूप समिति के बारे में पूछा जाता है, मैंने आपको पढ़ा दिया।
दो तीन ये जो मैंने मार्लो मिंटो अधिनियम वगैरह बताए थे, 1935 का भारत शासन अधिनियम बताया था, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इनके प्रावधान मैंने पढ़ा दिए। संविधान के अंदर अपन ने कौन कौन सी चीजें कौन कौन से देशों से ली थी वो आता है, वो मैंने पढ़ा दिया। अब समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं वो पढ़ा दूंगा। तो इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आते हैं बार बार, इन्हीं फैक्टों को याद करना है। बाकी इधर उधर की रामायण आपको छोड़ना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए कुछ समितियां बताता हूं और उनके अध्यक्ष बताता हूं, लीजिए मजा इनका। संघ शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, इसी के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल, पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रांतीय संविधान समिति है, उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति, इसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रारूप समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य थे, इनके अध्यक्ष कैसे थे, ठीक है, किन्होंने इसकी सिफारिश की थी, क्या इन्होंने काम किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो परामर्शदाता समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। सदन समिति बी पटाभी सीतारामैया के पास थी। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी के पास थी। देखिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, लेकिन कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी के पास थी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर के पास थी। यह प्रमुख समितियां बनी थी संविधान सभा के अंदर, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आगे चलते हैं। मूल प्रस्तावना में ये क्वेश्चन भाई 3 स्टार लगा लेना, इसको 3 स्टार 4 स्टार जितना लगाना चाहो उतना लगा लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 1000 बार आ गया है, और इसके अंदर कई बार तो इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन को आने के पीछे एक रीजन है। इसके अंदर 3 शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ऑप्शन कितने आते हैं? 4 आते हैं ऑप्शन। तो क्या पूछा जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ये 3 शब्द पता होना चाहिए। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में। अब ये सारी चीजें अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या जोड़ा गया। संविधान की मूल उद्देशिका के अंदर, मूल प्रस्तावना में एकता शब्द ही था। क्या शब्द था? एकता शब्द था। अब इस एकता शब्द को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हो गया? देश की एकता और अखंडता, थोड़ा देश प्रेम की भावना और बढ़ गई। ये शब्द सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये रटा रटाया क्वेश्चन है। ये संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। उसके अंदर यह पूछा जाएगा कि ये जो शब्द जोड़े गए ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, किसके कहने पर जोड़े गए? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और जो सरदार स्वर्ण सिंह थे वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद पूछा है, तो मूल कर्तव्य जो होंगे संविधान के 51(1) में होंगे, ठीक है। तो सब आर्टिकल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। 51(1) के अंदर मूल कर्तव्य है। कौन कौन से मूल कर्तव्य अपन जानते हैं? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4(1) के अंदर अनुच्छेद 51(1) में है। संविधान का भाग कौन सा? 4, अनुच्छेद कौन सा? 51(a). संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4(a) जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आपसे पूछा जाएगा पहली बार जब मूल कर्तव्य संविधान में जुड़े थे तो कितने थे? 10 थे। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है और उसके अंदर वो शिक्षा का अधिकार जुड़ने के बाद 11 मूल अधिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं एक बार अपन देख लेते हैं भाई। कौन कौन से मूल कर्तव्य 11? कई बार एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम भी आप याद कर लेना। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र के जो भी आदर्श हैं, संविधान है, उनका पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। अपन को स्वतंत्रता दिलाने में जिन जिन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है उनके प्रति अपन सम्मान दर्शाएं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। किसको? इसको प्रभुता, एकता और अखंडता को। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करनी है,
देश को अगर आपकी सेवा की जरूरत है, देश अगर आपको बुलाता है सेवा के लिए, तो आपको सेवा के लिए तत्पर रहना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों का सम्मान यानी स्त्रियों को ठेस पहुंचाने वाला ऐसा कोई कार्य ना करें। देश के अंदर भाईचारा बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि तेरी जाति वो है, तेरा धर्म वो है, उसके हिसाब से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखना है, सभी अपने भाई हैं। मूल कर्तव्य होते क्या बताएं? किसी भी नागरिक के ये देश के प्रति कर्तव्य है। अच्छा नागरिक वो होगा जो अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे। देश आपसे ये अपेक्षा रखता है। हमारी सामाजिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये मैंने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लाइन जोड़ी गई थी। इसके अंदर ये जोड़ा गया था, जो माता पिता या संरक्षक हो वो 6 से 14 वर्ष, जो 6 वर्ष का बच्चा है और अधिकतम ये 14 वर्ष है, उसको पढ़ाएं लिखाएं भाई, उसको कोई काम नहीं करवाएं, उसको शिक्षा दिलवाएं। ठीक है, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, 10 से बड़ा 86वें संविधान संशोधन 11 हो गए। ठीक है, अब इससे बाहर मूल कर्तव्य क्या होते हैं भाई? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 51(1) के अंदर, अनुच्छेद 51(1) भाग 4(a) के अंदर है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंदर ये जोड़ा गया था, भाग 4(a) जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें लिख रखी है भाई। 10 मूल कर्तव्य पहले थे, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, एक नया जुड़ा तो 11 हो गए, और 11 कौन कौन से थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा लंबा है लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम के अंदर। रीट आप जानते हो ना, कितने प्रकार की रीट लगती है, उस रीट के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की रीटों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। परमादेश रीट, यानी हम आदेश देते हैं रीट, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। बिल्कुल यहां पर नहीं लिखा है, इसको देख लेना। हम आदेश देते हैं, परमादेश रीट का मतलब होता है ये रीट है वो निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। बिल्कुल, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसके अंदर किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटे में रीजन बताना पड़ता है, न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है। इसके बारे में अपन आगे मैंने अच्छे से लिख रखा, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यह सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत हो, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, ये कथन भी सही है। प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती। प्रतिषेध यानी उच्चतम न्यायालय, निम्नम जो नीचे का न्यायालय होता है उसको रोकता है कि भाई तू ये फैसला मत सुना, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो उसको प्रतिषेध बोलते हैं, ये भी सही है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की रीट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों या प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है। बिल्कुल, उत्प्रेषण और प्रतिषेध वो दोनों न्यायालय से जुड़ी हुई है, व्यक्तिगत नहीं है। चारों ऑप्शन सही है, तो 1, 2 और 3, 4, ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सही होगा। अब इन रीटों के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में पुटअप हुआ कहां से, इसकी शुरुआत होती है यहां से। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुंचावे, उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय कर सकता है अनुच्छेद 32(2) के तहत, और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। दोनों आप अलग अलग याद रखना है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और वहीं उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। किस लिए करता है? मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रीट जारी की जाती है। सबसे पहली रीट मैंने बताई 5 प्रकार की रीट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुंचा और उत्प्रेषण रीट। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब क्या है? आपने जिसको बंदी बनाया है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस रीट का मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है, ठीक है, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहती है कि अगर आपने इसको पकड़ लिया है, कोई बात नहीं, इसको पकड़ लिया है, लेकिन 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने पेश करो। ठीक है, इसका मतलब यह है को प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाए। बंदे प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, और अपने इस क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन यही लिखी थी। ठीक है, किस स्थिति के अंदर ये रीट जारी नहीं की जा सकती, यानी अगर आपको किन स्थितियों में अगर आपको बंदी बना लिया जाए तो आप ये रीट नहीं लगा सकते हो। हिरासत कानूनी सम्मत, अगर आपको कानून के
जैसा कानून में लिखा है उस हिसाब से अगर आपको हिरासत में लिया है तो आप ये रीट नहीं लगा सकते हो। कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई की है जिसके अंदर आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हो, विधानमंडल की अवमानना कर रहे हो, तो आपको बंदी बनाया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो, तो ये रीट है वो जारी नहीं की जा सकती है। किन परिस्थितियों में व्यक्ति ये रीट जारी कर सकता है, ये देखिए। किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण जानने के लिए अपन इसको लगा सकते हैं। इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है इस रीट के अंदर। आप अगर आपको पकड़ लिया है तो आपके पास ये है कि आप सूचना मांग सकते हो उनसे, और आपको जो भी कानूनी मदद चाहिए वो कानूनी मदद आप ले सकते हो। 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाएगा बंदे प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत। अगली है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण रीट है। कैसी नियंत्रण? जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। न्यायालय जो सार्वजनिक अधिकारी होंगे, ठीक है, उनको ये जारी करेगा कि हम ये आदेश देते हैं आप ये काम करो, उसको बोलते हैं परमादेश। किस स्थिति में परमादेश रीट है वो जारी नहीं की जा सकती है? निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर प्राइवेट व्यक्ति है जो प्राइवेट काम करता है, उसको ये आप रीट जारी नहीं कर सकते हो। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, अगर वो गैर संवैधानिक निकाय है तो आप ये रीट जारी नहीं कर सकते हो। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध आप इसको जारी नहीं कर सकते हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उसके खिलाफ आप ये रीट जारी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। रोकने के लिए कौन सी? प्रतिषेध। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ? जो उच्च न्यायालय होगा वो अपने से जो नीचे का निम्नतम न्यायालय होगा उसको ये रीट जारी कर सकता है। अगर न्यायालय जो नीचे का न्यायालय है ऐसी कोई कार्य कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके अधिकार में ही नहीं है, ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार में ही नहीं है, तो ये न्यायालय उसको रोक सकता है कि भाई आप इस पर काम मत करो, ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उसके लिए प्रतिषेध रीट लगाई जाती है। ठीक है, ये लाइन क्वेश्चन के अंदर लिखी गई थी। प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी सेम वही है। उसके अंदर मना नहीं किया जाता। उत्प्रेषण के अंदर उस कार्रवाई को अपने पास बुला लिया जाता है। यानी निम्नतम न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये नहीं इसके क्षेत्र के बाहर का है, इसको अपन को देखना चाहिए, तो उत्प्रेषण रीट के माध्यम से उस केस को सीधा अपनी ओर बुला लिया जाता है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक करते प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें सूचना दी जाती है कि भाई ये केस आप हमारे पास भेजो। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जाता है। सीधे बोला जाता है कि आप इसको ट्रांसफर कर दो। उत्प्रेरण की रीट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं की जा सकती। ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई थी, ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई थी, उससे पहले जो रीट थी वो भी क्वेश्चन में लिखी हुई थी। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए ये सारे डाटा आपके पास होने चाहिए। एक अधिकार पुंछा रीट है, वो क्या है? शाब्दिक इसका अर्थ क्या होता है? अधिकार पूछना, वारंट के द्वारा किसी से अधिकार पूछना। यानी कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करता है तो उस पद को धारण करने के पीछे उसके अधिकार को पूछना, इसलिए इस रीट को जारी की जाती है अधिकार पूंछा। क्या भाई इस पद पर बैठे हो तो किसको पूछ के बैठो, आपके पास क्या अधिकार है इस पर बैठने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए अधिकार पूंछा रीट लगाई जाती है। तो आज का भी टाइम हो गया है, लगभग 40 मिनट के लगभग क्लास हो गई है। इतना ही 40-45 मिनट का अपना क्लास का टाइम रहेगा। इससे आगे के जो अपने 500 पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज जारी रहेगी। 500 क्वेश्चन करवा दूंगा। अब आगे वाली क्लासों में थोड़ी अपन स्पीड बनाएंगे। आज तो अपनी पहली क्लास थी, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी टाइम चला गया। कल से अपन जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कम से कम 50 क्वेश्चन एक क्लास में हो, 10 क्लास के अंदर इस मामले को पूरा खत्म कर दिया जाए, पॉलिटी को खत्म कर दिया जाए। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जिस डेप्थ के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो डेप्थ सही है या इससे भी ज़्यादा डेप्थ। इससे ज़्यादा तो होती नहीं है, इससे कम डेप्थ की अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे बता देना कि सर थोड़ा ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ो, इतने अंदर मत घुसो। तो अपन इतने अंदर नहीं घुसेंगे। बाकी इस क्लास में से आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स पूछे जाएंगे इस क्लास में से, इस एक पर्टिकुलर वीडियो में से। इसमें सारी डिटेल है वो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आपको अच्छे से क्लास लेनी है। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन दबाना, अच्छे अच्छे कमेंट करना जिससे मुझे अच्छा लगेगा। एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।